नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ खबर असरदार देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सोमालिया के पास मरीन कमांडोज का सफल ऑपरेशन, भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मार गिराया। दरअसल अगवा जहाज से सुरक्षित बचा लिए गए सभी भारतीय। जहाज में करीब 15 भारतीय सवार थे। मरीन कमांडोज मार्कोस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल आईएनएस चेन्नई से सफल रहा कमांडो ऑपरेशन। जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर और खुशखबरी, एक और शौर्य गाथा भारतीय सैनिकों की। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मार गिराया और अगवा जहाज से सुरक्षित सभी भारतीयों को, 15 भारतीय इसमें सवार थे, सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है। मरीन कमांडोज मार्कोस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईएनएस चेन्नई से यह कमांडो ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और समुद्री लुटेरों को खत्म कर दिया गया। भारतीय नौसेना की एक और पराक्रम गाथा, एक और शौर्य गाथा, उनकी ताकत और उनके जज्बे को सलाम। यहां तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं जहां मरीन कमांडोज मार्कोस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईएनएस चेन्नई से यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आपको बताते चलें कि 15 भारतीय इस अगवा जहाज पर कैद थे, समुद्री लुटेरों की कैद में थे और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। भारतीय सेना चाहे वो पानी में हो, हवा में हो या जमीन पर, अपने जज्बे को हमेशा साबित करती आई है। और भारतीय नौसेना के वीर जवानों ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब भारत या भारतीय की हो तो वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतते। यहां सिर्फ जज्बा या हिम्मत या हौसले या ताकत की बात नहीं है, यहां एक्यूरेसी देखिए। 15 के 15 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। समुद्री लुटेरे जो यहां पर इस जहाज को अगवा किए हुए थे और ऐसे में 15 भारतीयों की जान भी खतरे में थी। अब वो समुद्री लुटेरे क्या सिर्फ जहाज कब्जाना चाहते थे या उनका कोई और भी मसला था, कुछ और भी उनकी मांगे हो सकती थी? उससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने उनके इरादों को पूरी तरह से समुद्र में डुबो दिया। समुद्री लुटेरे भारतीय सेना के आगे नहीं टिक सके और पूरी तरह से भारतीय जवानों ने यहां पर एक बार फिर तत्परता दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए 15 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया है। और ये खुशखबरी इंदौर वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए। इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 बन गया है। लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड स्वच्छता में नंबर 1 बना इंदौर। आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी पुष्टि की। शहरवासियों को, स्वच्छता मित्रों को उन्होंने बधाई दी। 11 जनवरी को दिल्ली में इसके लिए अवार्ड वितरित किया जाना है। इस बार इंदौर को टक्कर दे रहा था, इंदौर के आसपास पहुंच रहा था गुजरात का सूरत शहर, लेकिन इंदौर वासियों ने अपना जज्बा कायम रखा। सफाई मित्रों ने पूरी तत्परता के साथ अपने काम को अंजाम दिया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नीति के तहत जो मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पूरे काम में तत्परता दिखाई, इन सभी का परिणाम यह है कि एक बार फिर इंदौर नंबर 1 सफाई में। मैं सबसे पहले महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इंदौर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम के सभी कर्मचारी और विशेषकर सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि लगातार 7वीं बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है और उसके लिए हम बधाई भी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और चुनावी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रही है। राहुल गांधी की यह यात्रा मध्य प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब गर्माने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनकी यात्रा एमपी के 9 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से भी यात्रा करेंगे और पैदल भी सफर करेंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से मुरैना के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगी। यहाँ से यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ होते हुए फिर राजस्थान के बांसवाड़ा चली जाएगी।
वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर न्याय यात्रा कर लिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप रही। आशीष अग्रवाल ने कहा कि नाम बदलने से कांग्रेस का पाप नहीं बदलेगा। तो संविधान बचाने के लिए मैं समझता हूँ, चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए या राहुल जी की जो यात्रा मणिपुर से मुंबई तक हो रही है, ये सब उसके लिए और निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने अब इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो से न्याय यात्रा कर लिया। तो कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी की वो यात्रा फ्लॉप रही और तीनों राज्यों में उसका कोई प्रभाव नहीं, उल्टी कांग्रेस का सफाया हुआ। पर कांग्रेस ये याद रखे कि नाम बदलने से पाप नहीं बदल जाते। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज 14 जनवरी से होगा, लेकिन एमपी की सियासत में इस यात्रा को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ती ही जा रही है, जिसकी और बढ़ने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गई है। रायपुर में बीजेपी संगठन और पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया और प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। अब बीजेपी खुद को मिशन 2024 में लगा चुकी है। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दिग्गज नेता शामिल हुए। बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ और लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और अजय चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा सीटें जीतने पर योजना बनी। छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए कार्य योजना बनी। माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय ओम माथुर जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विजयंत पंडा जी का प्रेरक मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बातचीत हुई है आने वाले दिनों में लोकसभा की दृष्टि से और 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर विजयश्री का और भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यक्रमों की रचना, ये सब बनाने का तय हुआ है। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के टॉप 30 नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। लोकसभा को लेकर भाजपा पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बीते 9 दिनों में ये भाजपा की तीसरी बड़ी बैठक थी, जिसमें प्रदेश के नेता लोकसभा चुनाव पर बात करने के लिए जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चुनाव में इस बार प्रभावी रहेगा इंडी गठबंधन, शायद ऐसा ही चर्चा में माहौल में चल रहा है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी फिलहाल माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आरजेडी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। और क्या है ये पेच, आखिर क्यों नहीं बन रही है बात, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने की कवायद लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत लगातार बैठकें कर रही है। बिहार से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने सहयोगी दलों से संपर्क साधा है। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठक के लिए अभी समय तय नहीं किया गया है। गठबंधन में अभी अंदरूनी चर्चा ही जारी है। इन सब के बीच सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री संजय झा ने जेडीयू की सिटिंग 16 सीटों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाने की बात कही है। जदयू की 16 सिटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है? सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? वो तो सिटिंग है ही ना। लेकिन बात हो कि उसका डिटेल में ये किया जाएगा। जेडीयू को पूरी उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पर तेजी से काम चल रहा है और बिहार में सबसे पहले इसकी झलक देखने को मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सब नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर सबसे पहले आम सहमति बिहार में बनेगी।
इसका मतलब साफ है कि 16 से कम जेडीयू तो किसी कीमत पर नहीं लड़ेगी। ये 16 सीटिंग है। ये आम सहमति सभी दलों में बन रही है। क्या कोई अन्य दल, घटक दल अपनी जीती हुई सीटें कुर्बान करने को तैयार है? फिर जेडीयू से कैसे आप अपेक्षा करते हैं? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख ये है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें जरूर मिली। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जितनी सीट मिलेगी उसके अलावा भी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। अलायंस पार्टियों को, चाहे जनता दल के कोटे में जो सीट आए, आरजेडी के कोटे में जो सीट आए, वाम दलों के कोटे में जो सीट आए, सभी पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। लालू प्रसाद नीतीश कुमार से ज्यादा सीट मांग रहे हैं तो नीतीश इस पर राजी नहीं है। बात दोनों पार्टियों की संसद में हैसियत की यदि करें तो फिलहाल लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है। लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। लोकसभा में कांग्रेस का 1 सांसद है। ऐसे में अब सभी की नजरें इंडी अलायंस की सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर टिकी हैं। गठबंधन में किसके खाते कितनी सीटें जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वापस बात मध्य प्रदेश की राजनीति की करें तो यहां पर एक बंगला पॉलिटिक्स इन दिनों हावी है। दरअसल कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बंगले खाली नहीं किए हैं, जिसकी वजह से नए जो मंत्री हैं उन्हें नए बंगले अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बंगले की चर्चा होने लगी है। पूर्व सरकार के 12 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अब भी बंगले में हैं। मसलन मंत्रियों को खाली करना होगा बंगला। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, राम खिलावन पटेल, राहुल सिंह लोधी, भारत सिंह कुशवाहा, नरोत्तम मिश्रा, राम किशोर कावरे, गौरी शंकर बिसेन, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद भदौरिया, कमल पटेल। उधर मोहन सरकार में बने मंत्रियों को बंगले का इंतजार है। गृह विभाग ऐसे मंत्री पूल वाले बंगलों की सूची बना रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में सीनियर और पुराने नेताओं का सम्मान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता लोलुप पार्टी है और यहाँ जिस तरह की स्थितियां हैं, कोई नैतिक मर्यादा नहीं है, कोई बड़ों का सम्मान नहीं है, पुराने लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। तो जब सत्ता के लिए कोई चीज आती है तो वो तो ये सब लड़ाइयाँ होंगी। और अभी आप देखते जाइएगा कौन किसका बंगला छुड़ाता है, किसको बंगला मिलता है, ये सब होगा। और मुख्यमंत्री के लिए, और हो सकते हैं कि जैसे मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसे ही मंत्रियों को बंगले बांटने के लिए भी ये दिल्ली से लेके आए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस को अपनी चिंता करने की नसीहत दी। बंगलों को लेकर कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एक पद्धति, प्रोसेस है सरकार की। वो सरकार अपनी प्रोसेस से उन सब जिन मंत्रियों को जो निवास अलाट करना है वो कर दिया जाएगा। जिनको खाली करना है वो कोई मोह माया से चिपके नहीं है हमारे कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। इसलिए कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे। बंगले के आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए मंत्रियों को मकान दिए जाएंगे। ऐसे में इस मसले पर सियासत गैर जरूरी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बनने के बाद और विभागों के बंटवारे के बाद अब बंगलों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। ऐसे 12 मंत्री थे जो पिछला चुनाव हार चुके थे। अब उनके बंगलों पर नए मंत्रियों की नजरें हैं और वो चाहते हैं कि इन बंगलों को उनको अलॉट किया जाए। तो कई मंत्रियों ने जो 4 इमली के बड़े बंगले हैं, जो जैसे कि कमल पटेल का बंगला हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बंगला हो, और इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का
बंगला हो, महेंद्र सिसोदिया का बंगला हो, ये सब कद्दावर नेता मंत्री रहे लेकिन इस बार चुनाव हार गए। तो इनके बंगलों के अलॉटमेंट के लिए नए मंत्रियों ने सरकार को पत्र लिखा है, मांग की है कि उन्हें ये बंगला अलॉट किया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये बंगले कब खाली होते हैं और इनमें नए मंत्रियों को कब जगह मिलती है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है और नए मंत्रियों को बंगले आवंटित हो रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जब आवंटित बंगला पहुंचे तो उसकी हालत देखकर भड़क गए और पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराए जा रहे हैं और नए मंत्रियों को बंगले अलॉट किए जा रहे हैं। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉट बंगला अस्त व्यस्त हालत में देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि एसी, टीवी, नल की टोटी तक गायब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया, टाइल्स, केबल तक उखाड़ दिए गए। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। इस बंगले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया रहते थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाता ऐसा सोचा था। जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा। लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को। एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन लोग करेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बंगला खाली करने के पहले सभी विभागों से मैंने एनओसी लिया है। जो सामान मैंने अपने खर्च से वहां लगाए थे वही मैंने रखा है। माननीय मंत्री जी नए बने हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं। अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो कम से कम मुझसे बात कर लेते। मैंने सभी विभाग से एनओसी लिया है और जो सामान मेरा है उसको मैं लेके गया हूं। और क्या मैं अपना सामान भी लेके नहीं जा सकता? सरकारी बंगले में मैं गया हूं तो क्या मैं अपने कपड़े भी छोड़ देता उनके लिए? सरकार बदली है, बंगले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री पूर्व मंत्री पर आरोप लगाकर जांच की बात कह रहे हैं, तो वहीं आरोपों पर जवाब भी आया। अब देखना होगा बंगले का घमासान कहां तक जाएगा। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पोल हैं वो लगाए हुए थे, वो भी अब गायब हो चुके हैं। एसी हैं वो गायब है। इसी तरह अन्य कमरे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा हुआ था वो भी गायब है। यहाँ तक कि एक भी स्लैब भी मौजूद नहीं है, पूरी तरह से गायब है। ये नल है, नल भी टूटी हुई हैं, सिंक है वो भी गायब है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से गायब है। मंत्री के जो बंगले खाली हुए उसके बाद यहाँ से जो सामान गायब हुआ है, अब उसकी जांच जरूर होगी या होनी भी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो बेशकीमती सामान है, महंगी सामान है, वो पूरी तरह से गायब है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।